Dear students, welcome back. First of all, happy Deepavali to all my students. ये मैं दीपावली की पूर्व संध्या पे समझिए आप लोगों से मुखातिब हूँ और ये एक तरह का स्मॉल गिफ्ट भी कह सकते हैं क्योंकि कई मेरे स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो के लिए इंतजार कर रहे हैं. ऑफ कोर्स मेरे पास इसका आंसर की नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला है. इसलिए इसमें हो सकता है कि कुछ जो मैंने जो रिसर्च में जल्दी जल्दी में कर पाया हो सकता है कि उसके आंसर उसे मैच ना करते हो, तो वो थोड़ा देख लीजिए कुछ क्वेश्चन में. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी वैल्यू होगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड यहाँ पे मैं चलिए मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये पेपर मुझे कैसा लगा है, इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ. लेट अस बिगिन. ये कौन सा पेपर है? ये सीयूईटी कह सकते हैं, एनटीए की पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, जो कि हर जगह यदि डीयू में जेएनयू में यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए कंबाइंड सॉर्ट ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम. और आगे और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसमें. पॉलिटिकल साइंस, या मैंने पॉलिटिकल स्टडीज लिखी है लेकिन पॉलिटिकल साइंस आप इसको पढ़ लीजिए. 2023 के पेपर को मैं एनालाइज कर रहा हूँ. इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपको बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार कि दो बैच अभी जो हैं पॉल साइंस हेल्प के टेस्ट सीरीज के तहत चल रहे हैं. दोनों को मैं खुद गाइड कर रहा हूं. एक है सीयूईटी पीजी 2024 के लिए और दूसरा है यूजीसी नेट 23 साइकिल के लिए. इसकी कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है. यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट तो आप यहाँ इस मेल आईडी पे paulsciencehelp@gmail.com पे लिख सकते हैं. आपको बताया जाएगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं. और यदि आप बुक या रिसोर्स ढूंढ रहे हैं तो इससे अच्छी कोई रिसोर्स आपको नहीं मिल सकती इतने कम कॉस्ट पे. ऑफ कोर्स सभी ऑनलाइन है, लेकिन आई होप कि मेरे स्टूडेंट ऑनलाइन मीडियम को अपनाएंगे और लैपटॉप और टैबलेट पे पढ़ेंगे. मोबाइल पे पढ़ के अपनी आंखों को खराब नहीं करेंगे. इसकी डायरेक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. एक इसमें से पीडीएफ और बाकी किंडल वर्जन में अवेलेबल है. अब आइए हम लोग पहले जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले जो पोर्शन है 50 क्वेश्चन उसको देखते हैं और फिर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट. इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर का दौर करूं शुरू, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये पेपर ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है. मतलब दिस इज ए काइंड ऑफ पेपर जो एक दिशा बताता है. यदि आप सजग हैं तो आप समझ सकते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर की पेपर कैसी होगी. ये आपको इंडिकेट करता है. ये भी इंडिकेट करता है कि इंडिया में एग्ज़ाम जो है, इस तरह के एग्ज़ाम अब किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाएंगे. इसमें मिक्सचर है, कुछ थोड़े आसान क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन और अर्बिट क्वेश्चन का जो होना चाहिए. बहुत ही वेल राउंडेड क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. कुछ क्वेश्चन जरूर वेग हैं और कुछ में मैं, जैसा मैंने बताया कि मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा क्योंकि मैं उसका आंसर नेट पे ठीक से ढूंढ नहीं पाया, तो आपके लिए मैंने छोड़ दिया है कुछ क्वेश्चन. चलिए देखते हैं. एपिस्टेमोलॉजी इन फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज अबाउट. तो ये तो मैंने कितनी बार अपने वीडियो में बताया है. एपिस्टेमोलॉजी एंड ओंटोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी है साइंस ऑफ नॉलेज. मतलब हाउ डू यू नो व्हाट यू नो. आप कैसे जानते हैं, नॉलेज कैसे गैदर करते हैं, कहां से नॉलेज की सोर्स आती है, आपके कॉग्निशन दिमाग में क्या होता है कि आप नॉलेज, उसकी जो विधा है वो एपिस्टेमोलॉजी है. और जो ओंटोलॉजी है वो एक खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है, उसकी कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन, फीचर्स, ये नीचे के लेवल पे है. एपिस्टेमोलॉजी यहाँ है और इसके नीचे आप जो है साइंस, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब इसके नीचे है. एपिस्टेमोलॉजी के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा डोमेन पढ़ रहे हैं. सो इट इज हाउ वी कम टू नो अबाउट द वर्ल्ड. हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, हाउ डू वी नो द वर्ल्ड, how do we know the knowledge, science of knowledge, epistemology. Computing the difference between the highest observed value and the of the variable in a data set and the smallest one provides. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. हाईएस्ट, मान लो कि डेटा है, मार्क्स है 2, 5, 8, 10, 15 एंड ब्ला ब्ला करते हुए मान लीजिए 99 मार्क्स. ये मैथमेटिक्स का मान लो मार्क्स है 50 बच्चों का. तो 99 हाईएस्ट है, 2 लोएस्ट है, तो 99 माइनस 2 97. इसको रेंज कहते हैं. ये डेटा सेट का रेंज है. इंपेरिकल, थर्ड क्वेश्चन देखिए. इंपेरिकल रिसर्च एड्रेसेस इवेंट्स एंड पॉलिटिकल फिनोमेना दैट वी ऑब्जर्व इन द रियल वर्ल्ड. बिल्कुल सही है. यही तो इंपेरिकल रिसर्च यही है ना, कि जो आप ऑब्जर्व करते हैं, जो है, जिसको आप सेंस एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सही है. नॉर्मेटिव रिसर्च एड्रेसेस आइडियाज एंड थॉट. यही है. नॉर्मेटिव रिसर्च जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, रीजनिंग से,
एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक से, ट्रांसडेंटल जो है परे वर्ल्ड से जो आप सोचते हैं आइडिया फॉर्म जिसको प्लेटो कहते हैं, वो नॉर्मेटिव है। तो दोनों सही है, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन ए क्वेश्चनर एट लीस्ट should appear to measure what it was designed to measure is referred as। ये डेफिनेशन है कंटेंट वैलिडिटी का। मतलब जब आप कोई भी क्वेश्चनर बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि लोग हेल्दी फूड आजकल किस एज के लोग खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, टाइप ऑफ, तो उसके लिए जो क्वेश्चनर बनाइएगा, यदि वो क्वेश्चन में वो ताकत ही नहीं है कि जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको वो इस्टेब्लिश कर सके, तो उसमें कंटेंट की वैलिडिटी नहीं है। तो कंटेंट वैलिडिटी का डेफिनेशन है, इसको जस्ट याद कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों ने वीकू पारेख का पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा होगा, और इससे एक और क्वेश्चन आगे है, मैं आपको बताऊंगा। तो ए का 4 जो है उससे ये क्रैक हो जाती है, बाकी तो आप जस्ट मैच कर सकते हो। तो फिर यहाँ देखोगे तो टैगोर एंड इंडिया जो है प्रोफेसर सेन ने लिखा है, और आउटलाइन ऑफ ए रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी ये सुदीप्ता कविराज ने लिखी है, मास्टर्स में पढ़ाई होती है। और गांधी न्यूटन एनलाइटनमेंट फिर आपको अकील बिरगामी की। तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक हैं, थोड़े छिपे हुए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इसके थ्रू जान भी सकते हैं। When your professor inform you of fact and theory based on research, प्रोफेसर ने रिसर्च किया, उसके बेसिस पे आपको कुछ बताया और आपने वो नॉलेज को जो है डेवलप किया। यू डेवलप ए बिलीफ सिस्टम दैट इज कंसिस्टेंट विद दैट इंफॉर्मेशन। आपने मान लिया, जैसे उन्होंने मान लो साइंटिफिक रिसर्च करके कहा कि लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, ये रिसर्च बेस्ड था और आपने मान लिया। तो ये जो नॉलेज है, ये जो बिलीफ आपका है, वो किस पर बेस्ड है? वो ऑथोरिटी, एक्सपीरियंस या प्रायर मेथड पे नहीं होकर ये साइंस पे बेस्ड है, क्योंकि ये रिसर्च पे आधारित है। Who among the following introduced the पॉजिटिविस्ट कंसेप्शन ऑफ कॉजेशन एज एन इंपेरिकल कंसेप्शन? इसको इतना लंबा चौड़ा घुमा के कहने के बजाय यदि आप ऐसे कहा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म, तो अगस्ट कॉम्टे है। मैंने कई बार बताया है पॉजिटिविस्ट कंसेप्शन ऑफ कॉजेशन क्या होता है। मतलब अभी आपने देखा इंपेरिकल, पॉजिटिविस्ट मतलब जो आपके सेंस एक्सपीरियंस से आप ऑब्जर्व करते हो, दुनिया जैसी है उसको वैसा देखना। कोई आंख बंद करके ये नहीं सोचना प्लेटो टाइप का कि जो दुनिया नहीं दिख रही है हमारे आंखों से, सेंस एक्सपीरियंस से, उसमें क्या हो रहा है, तो उसको पॉजिटिविस्ट कॉजेशन बोलते हैं। मतलब जो आप अपने सेंस एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके आप कॉजेशन निकाल सकते हो। पॉजिटिविस्ट इपिस्टेमोलॉजी आप कह सकते हो इसको। जो इंपेरिसिकल है, जो बिहेवियरलिज्म भी उसी के अंदर आ जाता है, तो पॉजिटिविज्म के अंदर इसका एक वेरिएंट जो है वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, जिसमें कि सेंस एक्सपीरियंस पे आधारित जो चीजें हैं वो तो ट्रू है ही, इसके अलावा जो लॉजिकली ट्रू है, लाइक 2 + 2 = 4, ये कोई सेंस एक्सपीरियंस नहीं है, ये लॉजिकली कंसिस्टेंट ट्रू है, वो भी ट्रू मानी जाती है। दो ही टाइप के स्टेटमेंट को ये ट्रू माना जाता है, उसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं। The sampling method in which all units in the sampling frame have a non-zero probability of being selected is known as। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है कि नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी हो हर एलिमेंट के सेलेक्ट होने का, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का डेफिनेशन है। यदि सभी एलिमेंट पॉपुलेशन में उसकी प्रोबेबिलिटी सेम हो सेलेक्ट होने का सैंपल में, तो उसको हम प्योर रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग लिखा है, चलिए मान लीजिए वैसे उसमें सभी एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होती है रैंडम सैंपलिंग में। अब यहाँ पे जो 3 सैंपलिंग है, पर्पसिव, खोटा एंड स्नोबॉल, ये सब जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या नॉन रैंडम सैंपलिंग है, ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैन बी अचीव्ड बाय। एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब कोई बाहर से जो है वो आपको मतलब इसको आपको वैलिड कर रहा है, तो इसमें कैसे हो सकता है? External validity of experiment can be achieved by adopting appropriate methodology, suitable method of data collection, replication of result across situation। तो ये इससे आप वैलिडिटी जो है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक कोई एक्सपेरिमेंट किया और उससे कोई कंक्लूजन निकला आपको, या कोई कॉज या इफेक्ट का रिलेशन निकला। यदि आप उसको कई अदर डिफरेंट सिचुएशन में सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वही रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट वैलिड माना जाएगा। An observation that falls far from the rest of the data is called an outlier। आउटलायर मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो सालों भर टेस्ट दे रहा है और उसको ऐसे आ रहे हैं 50 मार्क्स का टेस्ट है, मान लो उसको आ रहा है 25, 24,
23, 21, 27, ये सब ठीक है, अचानक उसको 49 आ गया, तो ये आउटलायर डेटा है, मतलब जो कि एक नॉर्मल डेटा सेट से एकदम अलग है। पता पता क्यों आ गया, पता लगा उसने कहीं से देख लिया इसलिए आ गया, लाइक दैट। विच बॉडी, सो ये आउटलायर है, सब सब डेफिनेशन है। विच बॉडी in any institution is expected to clear ethical aspects of a proposal before carrying out the research। रिसर्च में एथिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, रिसर्चर को कॉन्सेंट में लेना होता है जिस पे भी रिसर्च किया जा रहा है। यदि इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको बताना है पर्पस ऑफ रिसर्च, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी है, और यदि कोई ऐसी चीज है जिससे कि जो इंटरव्यू है, सर्वे जिस पे कर रहे हो उस पर असर पड़ सकता है, तो आपको बताना है, खास करके यदि आप कोई फिजियोलॉजिकल कोई ड्रग या कोई चीज को एडमिनिस्टर कर रहे हो। कई कई सारे हैं, आपको जो है रेफरेंसेस बताने हैं, वो भी इथिक्स है एंड ऑल। तो यहाँ पे यदि आप पढ़ोगे, अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो ये सब सबसे अच्छा जो है वो बहुत सिंपल है, इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी। यदि इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी है तो उससे बड़ा और कौन हो सकता है जो आपको प्रपोजल को, इथिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रपोजल को क्लियर करता है। अब एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जनरली जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है उसका नाम होता है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, IRB, या एथिक्स कमेटी। तो यहाँ एथिक्स कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है 2, इंटरव्यू स्ट्रैटेजीज दैट बिगिन टू इम्पोज विथ ए लिस्ट ऑफ थीम्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस टू बी कवर्ड and become interrogation of hidden agendas can involve an implicit symbolic violence on the interview। मतलब एक तरह का वो वायलेंस है यदि आप हिडन एजेंडा से, मतलब आप सर्वे में किसी को पूछ रहे हो और इस तरीके से पूछ रहे हो कि आपने गेम खेल रहे हो, आप एक पर्टिकुलर एजेंडा को पूरा करने के लिए कर रहे हो। ये कई बार जो है आपको होता है, मान लो आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के समर्थक हो और फिर जो है आप कहीं पे जाते हो और टीवी पे ये दर्शाने की कोशिश करते हो कि हम तो इंडिपेंडेंट वे में लोगों से पूछ रहे हैं, लेकिन आपका हिडन एजेंडा है। तो आप जिस तरीके से उससे क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन पूछते हो, किस तरीके से उसको वेग क्वेश्चन पूछते हो अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए, ये जो है इसको गलत माना जाता है। तो ये सही है, एक तरह का वायलेंस है, तो ट्रू है। अकॉर्डिंग टू बॉडो, बॉडो ने आपको पता है सोशल कैपिटल दिया है, सोशोलॉजिस्ट थे। द इंटरव्यूअर शुड इंस्टीड अडॉप्ट द पोज ऑफ ए लिसनर, एक पेशेंट लिसनर होना चाहिए, इन वे दैट पैरेलल्स द लैंग्वेज ऑफ मैनर्स ऑफ इंटरव्यू एंड इंटरव्यूई, जो जो इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, नॉट इम्पोज और ऑब्जेक्टिवाइज द पर्सन हु इज इनवाइटेड टू। ये सब बहुत जनरल स्टेटमेंट है जो आपको जाना चाहिए, इथिकल है तो ये भी सही है वो भी सही है, तो दोनों, बोथ स्टेटमेंट ट्रू वाला होगा। अगेन एक इथिकल क्वेश्चन है, डिसेप्शन इन सोशल साइंस रिसर्च। तो डिसेप्शन तो बहुत तरीके से हो सकता है, आप डिसीव कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटिंग रिसर्च एज समथिंग विच इज नॉट, ये सबसे बड़ा डिसेप्शन है। मतलब आप अपने रिसर्च को जिस तरीके से प्रेजेंट करो वो है ही नहीं, वो तो सबसे बड़ा डिसेप्शन है। अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना भी डिसेप्शन है, तो वो भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये है, इसलिए मुझे लगता है कि यही उसमें सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजर्सन, वी कैन थिंक ऑफ सोशल थ्योरी एज ए टाइप ऑफ सिस्टमेटिक स्टोरी टेलिंग, एक कहानी तो है, दैट एक्सप्लेन्स हाउ सम एस्पेक्ट ऑफ द सोशल वर्ल्ड वर्क्स एंड व्हाई। मतलब मान लीजिए कि थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो वो क्या है, एक तरह का कोहेरेंट सोशल स्टोरी है कि सोसाइटी में ऐसा होता है, तो ये सही है, ट्रू है। सोशल थ्योरी इज ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड आइडियाज दैट condenses and organizes knowledge about the social world, ये भी एकदम सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये इससे कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो चलो ठीक है, एक्सप्लेन भी थोड़ा कर रहा है क्योंकि ये सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल वर्ल्ड बता रहा है और ये कंडेंसेज ऑर्गेनाइज नॉलेज है, तो मुझे लगता है ए के साथ जाना चाहिए फेंटली। What kind of interview a researcher should conduct who wants to find out the experience of a soldier who was imprisoned in another country jail and released recently? तो इस टाइप का जब आप लाइफ एक्सपीरियंसेस किसी का जानना चाहते हैं, उसके थ्रू समझना चाहते हैं वो सिचुएशन को जिससे वो गुजरा है, तो उसको हम लाइफ हिस्ट्री इंटरव्यू कहते हैं। इसके बारे में जो मैंने यहाँ लिखा है ऑफ कोर्स नेट से है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगेन इथिक्स पे देखिए कितने सारे क्वेश्चन है। रिसर्च इथिक्स डील्स हाउ वी ट्रीट दोज हु पार्टिसिपेट इन आवर रिसर्च, बहुत बड़ा इथिकल क्वेश्चन है। रिसर्च इथिक्स डील्स विथ हाउ वी मैनिपुलेट डेटा आफ्टर वी कलेक्ट देम, नो, ये तो अगेंस्ट हो गया इथिक्स के, तो ये गलत है, ये सही है। इंडिविजुअल्स हु हैव द पावर
or influence to grant or refuse access to field or research setting to a researcher are called the gatekeepers. जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉलोनी में जो है इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो वहाँ का जो RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो गेट कीपर बन जाता है। किसी इंस्टीट्यूट में यदि आप फैकल्टी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो जो इंस्टीट्यूट के अथॉरिटी हो गेट कीपर बन जाते हैं, जो आपको एक्सेस देते हैं आपके सर्वे के लिए, या आपको डेटा देते हैं, या सेकेंडरी डेटा कोई आर्काइव में जा रहे हैं तो उसका जो लाइब्रेरियन है वो बन जाता है गेट कीपर। कॉमन सेंसिकल वर्ड। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्चर वुड एज्यूम दैट द वर्ल्ड इज, देखिए पॉजिटिविज्म तो क्या एज्यूम करता है कि वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम जान सकते हैं अपने सेंस एक्सपीरियंस से, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्चर बोलेगा कि वर्ल्ड एम्बिगुअस है, जिसको कि जानना असंभव है, क्योंकि आप जो देखते हो वही चीज नहीं है, आपका पर्सपेक्टिव है। ये नहीं है कि सबको एक ही दुनिया दिखती है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट में हर व्यक्ति अपने अलग दुनिया में रहता है, हम लोग सब अलग अलग वर्ल्ड में रहते हैं, वो वर्ल्ड हमारा अपना ओन मेकिंग है, तो एम्बिगुअस है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नैरेटिव्स एम्बॉडी ए परसीव्ड कैओस, रॉन्ग, उल्टा है, ए परसीव्ड ऑर्डर। नैरेटिव क्या है? जैसे मान लीजिए आप कोई भी रामायण जो है एक नैरेटिव है, मान लीजिए कोई कई लोग कहेंगे वो सच है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक स्टोरी है। नैरेटिव मतलब कोई जो इवेंट बहुत हिस्टोरिकल पास्ट में हुई है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2, अब वो एक नैरेटिव में कन्वर्ट हो गया, उस पर कितने सारे मूवी बने हैं, डॉक्यूमेंट्री हैं, उसको नैरेटिव कहते हैं। तो नैरेटिव जो है वो एक्चुअली एक कोहेरेंट ऑर्डर्ड जो है स्टोरी आपको बताता है, जबकि उस उतना ऑर्डर्ड होता नहीं है। आप जैसे देखेंगे महाभारत में डे 1 डे 2 एंड ऑल सब कुछ लगेगा आपको सब ऑर्डर्ड है, ऐसा ऑर्डर्ड नहीं होता। जो रियल लाइफ में तो कैरेटिक होता है, लेकिन उसको उस तरह से सजाते हैं, उस तरह से स्टोरी बनाते हैं कि वो कोहेरेंट हो जाता है, ऑर्डर्ड हो जाता है। सो नैरेटिव एम्बॉडी ए परसीव्ड ऑर्डर। नैरेटिव मेंटेन सम काइंड ऑफ ऑर्डर, जो इसमें लिखा है, डिस्पाइट सीमिंग टेम्पोरल स्पैशियल, टेम्पोरल मतलब टाइम में, स्पैशियल मतलब फिजिकली मतलब स्पेस में बिखरा हुआ, एक्सपेरेंशियल डिसजंक्शन, ये सब जो है कैओटिक होता है टाइम में, स्पेस में, एक्सपीरियंस में, लेकिन उसको एक कोहेरेंट रूप देते हैं स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव उसी को कहते हैं। तो ये सही है, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, तो साइंटिफिक नॉलेज जो है जनरलाइजेबल होगा, साइंटिफिक नॉलेज एक्सप्लेनेटरी होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव नहीं होके ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये गलत हो गया, इसलिए सही है। प्रिडिक्टिव हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जान लीजिए, जो सोर्स आपको फर्स्ट हैंड है, ओरिजिनल मटेरियल जो यहाँ लिखा है, मतलब जिससे अधिक आप ओरिजिनल नहीं जा सकते हैं, वो प्राइमरी है। जैसे यहाँ देखिए ऑटोबायोग्राफी, यदि किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो क्या उस व्यक्ति के बारे में और उससे नजदीक आप जा सकते हैं क्या? तो वो प्राइमरी डेटा है। मान लीजिए कि नेशनल आर्काइव है, गवर्नमेंट की जो डेटा है, जो कोई एकदम ओरिजिनल कोई सर्वे एंड ऑल किसी ने किया है, खुद ही आपने सर्वे किया है, इंटरव्यू किया है, तो आपके लिए वो प्राइमरी डेटा हो, दूसरे के लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, आपके लिए प्राइमरी डेटा है। लेकिन बायोग्राफी, किसी ने दूसरे का बायोग्राफी लिखा है तो नैरेटिव हो जाती है, वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है। रिसर्च आर्टिकल सेकेंडरी डेटा, सोशल साइंस बुक्स सारे सेकेंडरी डेटा है। तो फिर टर्शियरी डेटा क्या है? जो डेटा एक समय में प्राइमरी थी, लेकिन आपने उसको नहीं बनाया है, तो आपके लिए वो सेकेंडरी हो जाती है, जैसे सोशल साइंस बुक्स, रिसर्च आर्टिकल, बायोग्राफीज। जो डेटा सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होती है वो टर्सरी होती है, लाइक मेरी यूट्यूब वीडियो, कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी मूवी, उस टाइप की जितनी भी है डॉक्यूमेंट्री एंड ऑल, वो सब जो है टर्सरी डेटा है, मतलब वो और शिफ्टेड है, 2 स्टेप शिफ्टेड है, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिसर्च दैट इंक्लूड, तो इसमें से कौन सा ऑनलाइन रिसर्च का एडवांटेज है? लेसेंड इथिकल रिक्वायरमेंट बिकॉज पीपल कंप्लीट ऑनलाइन सर्वे ऑन देयर ओन, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं उसमें। ऑनलाइन ऑफलाइन में इथिक्स का तो ऑनलाइन में और ज्यादा इशू आएगा। ए मोर डाइवर्स सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट, ये जरूर है, क्योंकि आप ऑनलाइन में बहुत लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो आसानी से। ये सब पढ़ लीजिएगा, दोनों ही नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है उसको एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लगेगा, पढ़ लीजिएगा मेरे अनुसार से। रिस्पोंडेंट्स हैव ए राइट नॉट टू पार्टिसिपेट इन ए सर्वे, यस, कॉन्सेंट चाहिए आपको। बिसाइड्स दे ऑल्सो हैव ए राइट टू बी कॉन्टैक्टेड
contacted at reasonable times and to withdraw at any time. This aspect of ethics in research is known as consent. आपको consent लेना है, आपकी सहमति लेना है, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं. किसी को इंटरव्यू नहीं बना सकते, सर्वे में नहीं ले सकते, उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. अब यहां पे देखिए 4 मेथड आपको बता रहा है, इथनोग्राफी, क्वांटिटेटिव, इंटरव्यू एंड हिस्टोरियोग्राफी. और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन है. पार्था चैटर्जी की नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड है, जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म एज डेरिवेटिव डिस्कोर्स का एक स्लोगन दिया था. आशुतोष वार्ष्णेय की डेमोक्रेसी डेवलपमेंट कंट्री शायद है. तारिक तैकली का जो है इलीट पावर पुअर वोटर्स है, इलीट पार्टीज एंड पुअर वोटर्स जो एक्चुअल लिखता है. एंड अखिल गुप्ता का जो है पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट है. तो ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन देखिए आपको शायद पता है कि नहीं कि पार्था चैटर्जी की जो है वो हिस्टोरियोग्राफी है. हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है कि हिस्टोरिकल अकाउंट है, कैसे हुआ नेशनलिस्ट और जो हमारे नेशनल मूवमेंट और उससे कैसे नेशनलिज्म बना, एक हिस्टोरिकल अकाउंट. तो ये हिस्टोरियोग्राफी है. तो ए का 4 है. और ये जो है जो इलीट पार्टी एंड पुअर वोट्स जो है, ये एक इथनोग्राफिक मेथड है. बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1. चलिए इसको और देख लीजिएगा. मतलब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इससे आपको क्या एक क्लू मिलती है कि जो भी बुक आप पढ़ते हैं, खास करके इंडियन ऑथर की इस टाइप की डीप, वो उसमें कौन सा रिसर्च मेथड उसने अपनाया, किसने इथनोग्राफी अपनाया, किसने क्वांटिटेटिव, किसने इंटरव्यू, किसने सर्वे मेथड, हिस्टोरियोग्राफी, ये जरूर आपको जो है जानना चाहिए. Which statement highlight importance of informed consent? Again consent की बात आती है, informed consent की बात आती है. तो इसमें आप देखेंगे कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप चारों पढ़ेंगे ना, सब इतने जनरल स्टेटमेंट हैं कि आपको लगेगा कि कौन सा गलत है. जैसे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लीड्स टू ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन द रिसर्च, ये कौन बोलेगा नहीं. इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट फोर्सेज रिसर्चर टू शार्पन एंड क्लैरिफाई पर्पस ऑफ देयर रिसर्च, क्योंकि जब आप कॉन्सेंट लीजिएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसको आप रिसर्च में पार्टिसिपेट करा रहे हैं, तो खुद अपना क्लियर होगा कि क्या हम कर रहे हैं. तो इसलिए मेरे अनुसार से सारे इसमें सही होने चाहिए. आपका हो सकता है कि इसको कोई निकाले ऑफिशियल आंसर में, लेकिन मुझे नहीं लगता है. Who among the following said research should be driven not by method but by questions and problems? अब ये सब अर्बिट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इस टाइप के कहने वाले जो हैं वो गैरी किंग एंड कार्ल पॉपर, जो मैं कर पाया हूँ रिसर्च. ये सब क्वेश्चन को तो मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, ऑफिशियल आंसर पता नहीं क्या है. अब हु सेड, अब इस टाइप का ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवोकेसी रिसर्च. पहले तो एडवोकेसी रिसर्च क्या होती है. मान लीजिए कि आप शराबबंदी, एडवोकेसी मतलब कि आप किसी चीज के लिए आंदोलन चला रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक से, पैम्पलेट बांट के, मतलब इसको एडवोकेसी कहते हैं. जैसे मान लीजिए शराबबंदी होनी चाहिए, तो आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, शराब पीने से क्या होता है, तो उसके लिए जो आप रिसर्च करते हैं. जैसे मान लीजिए कि एडवोकेसी रिसर्च ये होगी कि जिस भी फैमिली में शराब पीते हैं उनके बच्चे कितना जो है अशिक्षित रह जाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कितना पुअर होते हैं, उनकी जो अपनी इनकम होती है इस पर क्या असर पड़ता है. तो इस टाइप का जो रिसर्च उसको एडवोकेसी रिसर्च कहते हैं. एडवोकेसी रिसर्च शेयर्स विद सम अदर रिसर्च अप्रोचेज लाइक एक्शन रिसर्च, जिसमें कि आप एक साथ जो है रिसर्च भी करते हैं, इंप्रूव भी करते हैं, एंड एलिगेंस टू द वैल्यूज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट. तो ये बिल्कुल सही है, उस टाइप का है. इसमें कुछ अंश जो कि एक्शन रिसर्च या पार्टिसिपेटिव रिसर्च से मिलते हैं. एडवोकेसी रिसर्च इज intended to assist in advocacy, that is efforts to assemble and use information and resources to bring about improvement in people's life. ये आपको एडवोकेसी का डेफिनेशन दिया है, और ये एडवोकेसी रिसर्च एडवोकेसी के लिए यूज होगी. हम बताएंगे कि देखो शराब पीना गलत है, क्योंकि हमने रिसर्च किया है, उसमें ये बताया गया है. स्टेटमेंट 1 देखिए, नॉन वर्बल एक्टिव लिसनिंग, मतलब आप चुपचाप यदि शरीर से, मतलब आप बोल नहीं रहे हैं, यदि आप एक्टिव लिसनिंग है तो क्या होगा. दैट फॉस्टर रैपो इंक्लूड फोकसिंग द फेस, आप देखेंगे स्पीकर के तरफ, ओरिएंटिंग द बॉडी टुवर्ड द स्पीकर, आप उसके तरफ पॉजिटिवली जो है इंक्लाइंड होंगे, एंड अटेंटिव डेमिनियर होगा विथ एन ओपन एंड रिलैक्स पोस्चर. और वर्बल एक्टिव लिसनिंग में क्या करेंगे आप,
ये क्वालिटेटिव रिसर्चर, फैमिलियर टू क्वालिटेटिव रिसर्चर, इंक्लूड पैराफ्रेजिंग, मतलब जो उसने कहा आप बोलेंगे, यदि मैं आपको समझ पाया हूं तो आप उसको अदर वर्ड्स में उसी को रिपीट करेंगे। रिफ्लेक्टिंग, इंटरप्रिटिंग, समराइजिंग एंड चेकिंग परसेप्शंस, ये सब जो है वर्बल। तो ये दोनों पढ़ लीजिए कि वर्बल एक्टिव लिसनिंग के क्या फीचर हैं और नॉन वर्बल के क्या हैं, दोनों सही है और आपको नॉलेज दे रहा है ये। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन ए रिसर्च प्रोसेस। तो इसमें सब कुछ होगा, जनरेटिंग हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन टू टेस्ट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। लेकिन ये कैसे होगा, इन्फ्लुएंसिंग द पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, ये तो अनएथिकल हो गया, ये नहीं होगा। ये सब इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन देखिए, कितने सारे जो है स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। सोशल बिहेवियर कैन बी रिड्यूस टू प्रेडिक्टेबल वेरिएबल along the lines of natural science with ethnography, regardless of how people construct and maintain the cultural meaning which inform their actions. ऐसा नहीं होता है। Social behavior cannot be reduced to predictable variable along the line of natural resources, क्योंकि जो इथनोग्राफी होती है उसमें हर व्यक्ति का हम lived experience इन द पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा महसूस करता है, वो उसके नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है मेरे अनुसार से। इथनोग्राफी रिवॉल्व्स अराउंड द नोशन ऑफ पीपल एज मीनिंग मेकर, सही है, एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरप्रेट देयर वर्ल्ड, वो कैसे दुनिया को समझते हैं इन देयर ओन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड द पर्टिकुलर कल्चरल वर्ल्ड इन विच पीपल कंस्ट्रक्ट एंड यूटिलाइज दिस इंटरप्रिटेशन। ये एकदम सही है, इथनोग्राफी का डेफिनेशन है, तो ये सही है। स्टेटमेंट वन देखिए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में, द causal claims generated by field experiment rest on comparison of outcomes in existing and counterfactual states of the world। तो ठीक है, मतलब ये सब बहुत जनरल स्टेटमेंट है। काउंटर फैक्चुअल स्टेट वो होता है जो कि जस्ट उसका उल्टा हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, जैसे कि मान लीजिए लोग बोले कि एक दुनिया जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुई होती, तो वो एक काउंटर फैक्चुअल वर्ल्ड है। तो आप जो है काउजल क्लेम जो है करेंगे एक रियल वर्ल्ड में, एक काउंटर फैक्चुअल वर्ल्ड में, उससे कंपेयर करेंगे। सच ए कंपैरिजन रिक्वायर्स दैट काउंटर फैक्चुअल कंडीशंस बी डिफरेंट इनफ फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंडीशन, जैसे वर्ल्ड वॉर नहीं हुई होती, दैट treated actors choose measurably different behavior than they choose status quo। सब जनरल स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल सही है और ये वही चीज को बताना चाह रहा है काउंटर फैक्चुअल वर्ल्ड क्या होती है। ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन चलिए इसलिए मैंने इसमें ठीक सीधा मार दिया है। यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ कॉन्सेप्ट है, जैसे सेट ऑफ मेजरमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटायर कलेक्शन ऑफ यूनिट्स फॉर विच इन्फ्रेंस आर टू बी मेड, set of measurement corresponding to the entire collection of unit for which inferences are to be made। तो यही पॉपुलेशन है, इसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट, तो सेट ऑफ मेजरमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटायर कलेक्शन ऑफ यूनिट टू विच इन्फ्रेंसेज आर टू बी ड्रॉन, मतलब हम पूरे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, तो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है पॉपुलेशन हो जाते हैं। तो इसको आप इससे मिला सकते हैं, सेट ऑफ मेजरमेंट्स दैट आर एक्चुअली कलेक्टेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उसमें से आपने 100 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया तो इसको सैंपल बोलते हैं फॉर रिसर्च। मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन इज व्हाट, इज descriptive statistics, and method for drawing and measuring reliability of the conclusion about population based on the information obtained from sample of population is inferential statistics। तो इसको मिला लीजिएगा, जो सही है। आसान है लेकिन आपको इन सब टर्म को समझना चाहिए। यहां पे देखिए बहुत आसान है, रैंडम सैंपलिंग वो है, ईच इंडिविजुअल हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। मैंने पहले भी कहा, इससे सीधा आपको ये क्रैक हो जाता है 1 के 3 से, तो डैम इजी है, बाकी सबको मिला लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन रिसर्च डायरी। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि इसमें सभी ऑल सही हैं, तो लगता है कि सब सही है। डेटा ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, एडिशनल फाउंड आइटम्स सच एज फोटोग्राफ, लेटर, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन, सभी तो ऑल मतलब जनरली ज्यादा सही होता है, ले लीजिए। थ्योरिस्ट इंसिस्ट अपॉन द फॉलोइंग प्री कंडीशन फॉर ए जेन्यून डायलॉग। जो जेन्यून डायलॉग होता है जिसमें कोई हेजोमनी नहीं होती, कोई आर्गुमेंट नहीं होती, डेलिब्रेशन होती है, उसमें आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शंस ऑफ अदरनेस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रस्ट, ये तो कभी नहीं, तब तो डायलॉग हो ही नहीं सकता है।
जैसे कि इजराइल और हमास के बीच में क्या कभी कोई डायलॉग होगा? इजराइल जो है हमास को अदर समझता है, एक उसको डिस्ट्रस्ट है, उसके ह्यूज डिस्ट्रस्ट, सेम हमास इजराइल को, तो उसमें डायलॉग नहीं हो सकता है। तो सी को यदि आप हटा दो और यहाँ 3 सही है तो सी 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 तो एक ही बच जाता है, इसको एलिमिनेट करो, आंसर मिल गया, बाकी पढ़ लेना। स्टेटमेंट 1, regression analysis can be used to determine whether a dependent variable is still correlated with an independent variable। मतलब मान लीजिए कि शराब पीना मेल हेड का और उस घर के बच्चे का एजुकेशन, इन दोनों का यदि हम कोरिलेशन निकालें कि पॉजिटिवली है निगेटिवली है कैसा है, तो इसको रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अदर प्लॉजिबल कॉजेज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट बाय बीइंग इंक्लूडेड इन द रिग्रेशन। तो यही सही है, क्योंकि बाकी देखिए जो अदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम जो है कांस्टेंट रखेंगे, तभी हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिग्रेशन जान सकते हैं, नहीं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो ये भी सही है। इकोलॉजिकल फैलेसी क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे आपने ये देखा कि एक मोहल्ला जो है उसमें अधिकतर रिच पर्सन है, तो आपने ये कर लिया कि हर व्यक्ति उस मोहल्ले का रिच है। ऐसा नहीं है, वहां हो सकता है कि कोई आयरन करने वाला बेचारा हो, मेड सर्वेंट्स वहां रह रहे हैं, उनकी फैमिली रह रही है। तो जब आप जो यहाँ लिखा गया है ना, रेफर टू द एरर ऑफ एज्यूमिंग दैट इन्फरेंसेज अबाउट इंडिविजुअल कैन बी मेड फ्रॉम एग्रीगेट डेटा। ये एक एग्रीगेट डेटा से एक इंडिविजुअल में को कह देना कि वही होगा, ये इकोलॉजिकल फैलेसी है। डेफिनेशन है, रट लीजिए। Ecological validity is a concern with a question of whether social scientific findings are relevant and applicable to understanding structural factors that is state। तो ecological validity is a concern with question of whether social scientific findings are relevant and applicable to understanding structural factors that is state। is a very general statement है, I think it is correct, लेकिन और इसको जो है पढ़ लीजिएगा, दोनों मुझे लग रहा है सही है। मतलब एक इकोलॉजिकल फैलेसी का डेफिनेशन, दूसरा इकोलॉजिकल वैलिडिटी का है। एजर्सन देखिए, ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल is a sample for which each element in the total population has an unknown probability of being selected। यही तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, मतलब उसका पता नहीं है कि वो सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। ए प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी मतलब अननोन प्रोबेबिलिटी है। और यदि ये प्रोबेबिलिटी सैंपल होती तो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होता सभी एलिमेंट के, यदि प्योर रैंडम होता तो सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती। प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आर यूजुअली प्रेफरेबल टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल बिकॉज दे रिप्रेजेंट फेयरली एक्यूरेटली ए लार्ज पॉपुलेशन। कोई बोलेगा कि यदि आपने रैंडम सैंपल लिया है तो बेटर है नॉन रैंडम सैंपल से, क्योंकि सबके होने का चांस ज्यादा है, तो वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, आपका रिसर्च की फाइंडिंग ज्यादा वैलिड होगी। चलिए, इसको ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये सब मेथड है, आप कह सकते हैं रिसर्च मेथड भी कह सकते हैं या पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, रैशनल चॉइस, सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड ऑल। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है सिस्टम, इक्विलिब्रियम, डायसफंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर जो कि एलिमेंट ने दिया है, रैशनल चॉइस जो कि इकोनॉमिक्स से आती है, एंथनी डाउन से लेके राइकर एंड मेनी अदर जो है इस पे काम करते हैं, विंस्टन ऑस्ट्रॉम एंड ऑल। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यदि ए के 3 से मिलाते हैं तो आपका ये क्रैक हो जाता है, डैम इजी हो जाता है। उसके बाद आप सब, जैसे कि मान लीजिए रैशनल चॉइस है तो अपॉर्चुनिटी, रिवार्ड, अप्रूवल, बैलेंस, क्रेडिट, इससे तो आप मिला लीजिएगा। Statement 1, methodology has been an important issue in the debate about post-positivist approaches। अभी आपने देखा पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच दुनिया को वेग मानता है, वो पर्सपेक्टिव पे जाता है, वैल्यू को ज़्यादा ये देता है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं, मतलब कि सब्जेक्टिविटी भी हो सकती है। पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है प्योरली ऑब्जेक्टिव नॉलेज को एक तरह से नकार देता है। तो मेथोडोलॉजी वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मेथोडोलॉजी से नॉलेज को एक्वायर करें। एडवर्ड सेड्स एनालिसिस ऑफ द इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस ऑफ द वेस्ट, जिसको उन्होंने ओरिएंटलिज्म कहा, बुक भी लिखा है इस पे। तो ये जो है अप्रिशिएट द पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच, ये भी सही है, ये भी सही है। व्हाट डज द पीयर डीब्रीफिंग मीन इन रिसर्च? पीयर डीब्रीफिंग मतलब ये हुआ कि अपने दोस्तों को ही जो है आप रिसर्च जो है वो प्रपोजल आप पढ़वाते हैं और उसको कहते हैं कि देखो कि हमारा जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, जो मेथोडोलॉजी है, क्या वो सही है कि नहीं है। इस तरह का यदि आप
अपने दोस्तों से, अपने पीयर से करवाते हैं, जो यहाँ लिखा है लोकेटिंग ए पर्सन हु कैन रिव्यू एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट द स्टडी सो दैट द अकाउंट रिजोनेट्स विद अदर पीपल्स बिसाइड द रिसर्चर। तो मतलब आप दूसरे का व्यू सुन लेते हो, उससे आपकी थोड़ी अच्छी रिसर्च हो जाती है, उसमें जो कमी होती है उस फीडबैक से आप उसको पूरा कर सकते हो। इथनोग्राफिक स्टडी डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ हो सकता है। इथनोग्राफी में क्या होती है, जैसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी सबसे अधिक करते हैं। आप अफ्रीका के जंगल में जाकर के एक ट्राइबल के बीच में इथनोग्राफर जो है 6 महीना रहता है, वो उसी के नज़रिए से दुनिया को समझने की कोशिश करता है कि उसके लिए शादी के क्या अर्थ हैं, उसका सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हाउ पर्सन जो उस सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में है मीनिंग मेकिंग करता है, दुनिया को समझता है एंड ऑल, उस बेसिस पे वो जो है समझने की कोशिश करता है उस कल्चर को, उस लाइफ को एंड ऑल, और उसके थ्रू कुछ जो है नॉलेज डिराइव करता है। इथनोग्राफी है। तो ये जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है, इसके अगेंस्ट में एक तरीके से ये उभर के आई थी। अब आप पूछेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है, तो इसमें जो है इथनोग्राफी से थोड़ा कम जो है वो उसमें घुसते हैं। वो कोई पार्टिसिपेटिव रिसर्च नहीं होती है, उसको वो समझने की कोशिश करते हैं कि उस कल्चर को जो है समझने की कोशिश करते हैं, और उस कल्चर के थ्रू वहाँ के लोगों का क्या मीनिंग मेकिंग है, कैसे वो नॉलेज गैदर करते हैं उसके थ्रू। लेकिन जिस तरह से इथनोग्राफर उसके ही अंदर घुस करके रिसर्च करते हैं, वो ऐसा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में नहीं होता है। मतलब वो जो इंटरेक्शन है वो दूसरे कल्चर से, वो एक तरह का सिंबॉलिक है, वो एक टेंजेंशियल है। आप थोड़ा उसको सेकेंडरी रिसर्च करके कोई वहाँ के आदमी को ले लिया, बताया कि बताओ जरेवा कैसे रहते हैं, और उसके बेसिस पे जो है आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो आदमी कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। जो कि इथनोग्राफर जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई सिंबॉलिक नहीं है, वो सबस्टेंशियल इंटरेक्शन है। वहाँ जाते हैं, वहीं उन्हीं के बीच रहते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं। सो द क्वेश्चन, इज डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पूछ रहा है इज डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक नॉर्मेटिव क्वेश्चन है मेरे अनुसार से, ना तो प्रिडिक्टिव है ना प्रिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि बता नहीं रहा है कि ये बेस्ट फॉर्म है, तब वो प्रिस्क्रिप्टिव हो जाता है। एक्सप्लेनेटरी तो बिल्कुल नहीं है। तो नॉर्मेटिव क्वेश्चन, नॉर्म, क्या ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नॉर्मेटिव है। ये जो 4 वेरिएबल हैं, ऑर्डिनल, डाइकोटमस, नॉमिनल, इंटरवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। जैसे मान लो कोई बोलेगा कि एक स्टूडेंट फर्स्ट किया, दूसरा सेकंड किया, तीसरा थर्ड किया, तो ये ऑर्डिनल है। लेकिन इसके बीच का गैप आपको पता नहीं हो सकता है कि इसको 700 नंबर मिला हो, इसको 600 और इसको 300, लाइक दिस। तो ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल क्या हो जाएगा, वेरिएबल वेयर कैटेगरीज कैन नॉट बी रैंक्ड और ऑर्डर, तो ऑर्डिनल तो होगा नहीं। तो नॉमिनल वेरिएबल को आप रैंक ऑर्डरिंग नहीं कर सकते। जैसे नॉमिनल वेरिएबल कैन नॉट बी ऑर्डर्ड और रैंक्ड। जैसे क्लासीफाई कर सकते हो तुम, आप उसको कर सकते हो, लाइक जेंडर है, उसको थोड़ी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, रेस, इथनिसिटी, ये सब नॉमिनल डेटा है। तो ए का 3 2 में है तो 2 खत्म हो जाएगी। वेरिएबल वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द कैटेगरीज आर आइडेंटिकल अक्रॉस द रेंज, तो यहाँ तो आइडेंटिकल नहीं है। तो इस तरह जहाँ पे कि आइडेंटिकल हो, लाइक थर्मोमीटर में डिग्री की, तो वो जो है इंटरवल वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल कंटेनिंग डेटा दैट हैव ओनली 2 कैटेगरी, ये डाइकोटमस होते हैं, ट्रू फॉल्स, लाइक दिस। तो चौथा बच गया, वेरिएबल हुज कैटेगरीज कैन बी रैंक ऑर्डर्ड बट द डिस्टेंस बिटवीन द कैटेगरी आर नॉट इक्वल। जैसे आपने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। In mixed method sampling method, when some members of the population take part in the study at both the quantitative and qualitative stages, this method of sampling is referred to. पहले तो समझिए कि मिक्स्ड मेथड सैम्पलिंग मेथड क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक 50 स्टूडेंट का ले लिया डेटा कि मैथमेटिक्स में कैसा कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव डेटा होगी, और उसी को फिर आप इंटरव्यू ले रहे हैं समझने के लिए उनको मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब क्यों उसको। तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च का भी पार्ट बनते हैं और क्वांटिटेटिव का भी। तो इसको जो है मेरे अनुसार से पैरेलल सैम्पलिंग बोलेंगे आप। वैसे इसको कंकरेंट, इसको जो है कंकरेंट भी कह सकते हैं, कंकरेंट तो, और यहाँ पैरेलल वर्ड यूज किया है। बाकी नेस्टेड, मल्टी लेवल, आइडेंटिकल तो नहीं है, तो इसको फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। Which of the following method of data collection is not associated with participant observation? इथनोग्राफी itself जो है participant observation है, तो सारे इथनोग्राफी से जुड़े हुए, लेकिन सर्वे मेथड में कोई जरूरत नहीं है कि आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो, मतलब आप उसके बीच घुस के नहीं कर सकते हैं, आप सीधा दूर से भी कर सकते हैं सर्वे मेथड। 47 नंबर देखिए, कॉजल इन्फरेंस, मतलब
ये इसका कॉज है, कॉज एंड इफेक्ट इन पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी इज कंटिंजेंट अपॉन adequate conceptualization, measurement of phenomena under study, language of the explanation, availability of resources. तो अगेन ये इतना जनरल है कि मैं आई विल गो विथ ऑल, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। ये देखिए केस स्टडी, कोडिंग फ्रेम, कोडिंग मेथड, ये सब इतना जनरल है, आप तुरंत उसको मतलब पकड़ लेंगे। जैसे केस स्टडी, रिसर्च डिजाइन फोकसिंग ऑन वन पर्सन और वन इंटिटी और वन सैंपल, ये तो केस है। तो ए का 2 और इसी से जो है ये हो जाती है क्रैक। तो फिर आप जो है बाकी B1 C4 इसको पढ़ लीजिएगा। कोडिंग फ्रेम क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, मेथड क्या होती है। यू आर कंडक्टिंग रिसर्च विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी एज ए रिसर्चर, ये भी एक तरह का डिसेप्शन है। दिस विल बी नोन एज व्हाट, तो ये कोवर्ट रिसर्च कहलाता है, कोवर्ट पार्टिसिपेंट या कोवर्ट रिसर्च। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी जो है आप नहीं डिस्क्लोज करते हो एज ए रिसर्चर, लेकिन आप जो है क्वेश्चन पूछ रहे हो जबकि आप रिसर्च कर रहे हो, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि 50 क्वेश्चन जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से कितने अच्छे क्वेश्चन इन्होंने जुटाए हैं। ढेर सारे इसमें आपको डेफिनेशन है। इनफैक्ट ये पेपर आपको नॉलेज देता है, और यदि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी ठीक से पढ़ी है तो कोई भी स्टूडेंट इसमें से करीब 35 लाएगा जो कंपीट करेगा। मेरे अनुसार से 35 से ऊपर लाने वाले एक जोन में आएंगे, कंपीट करने वाले जोन में, और 15 इसमें डिफिकल्ट हैं, अर्बिट हैं, वो आप करें तो करें, नहीं करें तो नहीं, लेकिन 35 बहुत ही अच्छे मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो आपको करने चाहिए। अब हम लोग जो है सब्जेक्ट पे चलते हैं, और उसमें भी वही है कि 35 कोई अच्छा स्टूडेंट करेगा, 15 अर्बिट है, डिफिकल्ट है। लेट अस सी। ओह, परहैप्स ये लास्ट है, चलिए लास्ट इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, थॉमस कुन का कौन भूल सकता है, जिसमें पैराडाइम का कॉन्सेप्ट दिया। तो ए का 3, और इसी से जो है नहीं, ए के 3 से 50-50 खेला जाता है, तो इसको कर लीजिए। बी का 4 है, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, तो बी का 4 कैलफोर्ड गिब्स। और उसके बाद जो है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस गवर्नमेंट, यस, ये भी कौन भूल सकता है। किसी ने भी थोड़ा सा भी यूजीसी नेट के लिए अच्छे से पढ़ाई की हो, या इवन सीयूईटी पीजी के लिए भी, तो उनको पता होगा। अतुल कोहली की ये सेमिनल बुक है। तो डी का 1, और इससे ये हो जाता है क्रैक। अब हम लोग सब्जेक्ट में आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हार्ड पावर रिसोर्सेज। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको थोड़ा बम्प कर सकता है, क्योंकि देखिए हार्ड पावर रिसोर्सेज किसी कंट्री की मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इकोनॉमिक पावर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। और जो सॉफ्ट पावर रिसोर्सेज है वो कल्चरल, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी, मतलब कि मीडिया को कंट्रोल करके जैसे अमेरिका करता है, किस तरह से आप एक ओपिनियन बनाते हो, पब्लिक डिप्लोमेसी है। ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस कितना देते हो, आपका कैसा कंसिस्टेंट बिहेवियर है, सब सॉफ्ट पावर रिसोर्सेज है। लेकिन यहाँ यदि आप देखोगे नेशनल लीडरशिप, स्टेट कैपेसिटी, स्ट्रेटजी, डिप्लोमेसी, सब मुझे लगता है सॉफ्ट है। पॉपुलेशन आप कह सकते हो, डेमोग्राफी जो है, यदि आपके पास बहुत लोग हैं तो डेफिनेटली आप ज़्यादा हार्ड पावर, लाइक रसिया और यूक्रेन में जो है 1:5 का डिफरेंस है, तो ऑफकोर्स रसिया के पास ज़्यादा मैन पावर, तो ज़्यादा बड़ी सेना होगी, तो ये हार्ड पावर में कही जा सकती है। तो आप यहाँ पे वन ऑफ द हार्ड पावर रिसोर्स है, तो सी, आई विल गो विद सी, बट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। ये आसान होना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको ये पूरा पता होगा कि परस्यूट ऑफ द लक्ष्मी, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो रुडोल्फ ने लिखा था, जिसमें उन्होंने कमांड वर्सेस डिमांड पॉलिटी की बात की थी इंडिया की आज़ादी से लेके 25-30 साल तक। लेकिन ये आपको पता है कि इंदिरा गांधी का जो ये पीरियड था 66 से 74-75, उसको आप ऑथोरिटेरियन रेजिम कह सकते हो। उसमें कमांड पॉलिटिक्स होगी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा वो होगी, जनता से पूछ के नहीं हो रही है। और बाकी सब जो है आपको एक तरह का, जैसे आप जनता पार्टी का देखो, तो ये एक डिमांड पॉलिटी होगी, डी जो है डिमांड पॉलिटी। 75-76 से 76-77 जो है वो भी एक तरह का जो है आप, चलो इसको मैच करते हैं, बी का 1। तो देखिए बी के 1 से ही ये क्रैक हो जाता है। तो ए का 2, 56 नेहरू जी का जो काल है वो डेमोक्रेटिक रेजिम है, डिमांड पॉलिटी है, मतलब कि सरकार सुन रही है जनता की, और डेमोक्रेसी का जो है एक जो इसेंस है वो है, ऑथोरिटेरियन नहीं है, जो मर्जी वो नहीं हो रही है। तो ये है, इंदिरा गांधी के टाइम में वो खत्म हो गया था। सी का 3 देखिए,
डेमोक्रेटिक रेजिम, कमांड पॉलिटिक, मतलब इंदिरा गांधी सुनने की कोशिश तो कर रही है इमरजेंसी के लेटर दौर में, लेकिन फिर भी वो जो मर्जी हो रही है, मतलब कमांड पॉलिटी है, मतलब ये नहीं कि आपसे पूछ के आपको दिया जाएगा कमांड। और ये तो जनता दल तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक थी और डिमांड पॉलिटी थी। सो दिस कमांड वर्सेस डिमांड पॉलिटी, ये तो खासा आसान है, आप सब जान सकते हैं इसमें। लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को आप जॉन रॉल से मिला सकते हैं, इंटाइटलमेंट थ्योरी को नॉजिक से, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स को डॉर्किन से, और कम्युनिटेरियनिज्म माइकल वॉल्जर से। डैम इजी क्वेश्चन। A variety of policy relevant theoretical ideas that share certain basic assumptions about development are defined as policy paradigm. यदि आप paradigm को समझते हैं, मतलब एक बेसिक फ्रेमवर्क, बाउंड्री, कॉमन नॉर्म जिसके तहत सारे कुछ होते हैं, मतलब उससे बाहर आप नहीं जाते, उसी का वेरिएंट होता है, चाहे रिसर्च में हो चाहे पॉलिसी में हो, तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, पॉलिसी पैराडाइम। Who among the following major thinkers in comparative politics has written widely on the impact of culture on economy and political development? यदि आप यहां देखोगे तो एरिस्टोटल, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, इन सब से आपको सही लगेगा मैक्स वेबर। और सही मायने में मैक्स वेबर ने कल्चर और उसका क्या असर पड़ता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे, उनकी जो बुक थी प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें उन्होंने जोड़ा था कि जो प्रोटेस्टेंट जो कल्चर है वो कैपिटलिज्म को जन्म देती है। तो कल्चर से कैसे वो जो है इकोनॉमी को जोड़ते हैं मैक्स वेबर। दो स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट 1, कार्ल मार्क्स सॉ सोसाइटी एज कंप्राइजिंग टू सेपरेट इकोनॉमिक क्लासेस, बोर्जोइजीज एंड प्रोलेटेरिएट। आप जानते हैं डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट वर्ल्ड को देखते हैं दो सिस्टम, दो सेट ऑफ स्टेट में, एक कोर एक पेरिफेरी, यू नो। तो ये तो दोनों ही बिल्कुल सही है, दोज दैट आर डोमिनेंट एंड दोज दैट आर डिपेंडेंट, कोर एंड पेरिफेरी, तो दोनों सही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन किस साल लेकर के आया, या पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट किया, ये पूछ रहे हैं, तो आपको ये ईयर याद रखना चाहिए 1968। वैसे उससे पहले भी केरला और लम्हे लगा था, तो 60 बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने कोई खास ईयर नहीं देकर के इन्होंने 1960s दिया है, एकदम बिल्कुल सही है ये। Which decade was declared as the second United Nations decade for eradication of poverty? ये क्वेश्चन आपको बम्प कर सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इस तरह का डेट याद नहीं रख पाते आप, और पता भी नहीं होता है। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है 97 से तो 2006 तक था, और सेकंड जो है 2008 से 2017। एक बार देख लीजिए तो शायद कभी आप भूलेंगे नहीं। इन द अर्ली वर्क ऑफ मैडनेस, मिशेल फूको, इनको पढ़ा जाता है मिशेल फूको, found it sufficient to work with a purely negative conception of power as a judicial mechanism, जो कि लोगों को कंट्रोल करता है, पावर जो नॉर्मलाइज करता है, पावर जो डिसिप्लिन करता है, पावर जो कंट्रोल करता है। लेकिन बाद के जो उनके वर्क हैं उसमें उन्होंने पावर के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, डेवलपमेंटल, प्रोडक्टिव, स्ट्रैटेजिक, उस पर भी उन्होंने फोकस किया है। बिल्कुल ये दोनों सही, और बहुत ही सही इनके पावर का के बारे में इनका है। फूको ने पावर और नॉलेज के नेक्सस पे काम किया था। उनका कहना था कि जो नॉलेज है वो पावर का फंक्शन है, जो पावरफुल होते हैं वो नॉलेज क्रिएट करते हैं, और नॉलेज जो है लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्रिएट की जाती है। ये कहीं ना कहीं जो ग्राम्स्की की हेजेमनी या जो लुई अल्थुजर की जो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, मतलब आइडियोलॉजी या के थ्रू, नॉलेज कंस्ट्रक्शन के थ्रू कैसे आप हेजेमनी या डोमिनेंस करते हैं, उससे भी जुड़ी हुई है। अब ये इन्होंने क्या किया है, देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या इंडिकेट करता है, यूजीसी नेट में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन लाइक सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोशल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज इंडिया में ये है, अब वो कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, ये सब बिल्कुल बचकानी क्वेश्चन है, लेकिन आपको परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं। ये आउट ऑफ 15 है, ये सब 35 क्वेश्चन अच्छे, 15 बेकार। तो ये चलिए इसको देख लीजिएगा कहाँ कहाँ उसके हेडक्वार्टर है, बस यहाँ टिक मार ले। ये क्वेश्चन देखिए वो है जो 35 के अंदर है, जो आपको जानना चाहिए कि इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा का कॉमन ऑरिजिन है। तो ये सब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक तरह से जुड़े हुए हैं, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ। लेकिन जो BKU है, जिसमें महेंद्र टिकैत थे और अब उनके जो बेटे जो टिकैत दोनों है, राकेश और अदर, वो उससे जुड़े हुए नहीं है। तो सी को हटा दीजिए, तो सी तो ABD इजी। ये भी आसान क्वेश्चन है। DMK, द्रविड़ा मुनेत्रा कज़गम, स्प्लिट हुआ था 1972 में, किसने किया था? MG रामचंद्रन ने।
तो ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कंजगम, जो बाद में जयललिता बनी उनकी, वॉज बोर्न ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एम करुणानिधि जो डीएमके के लीडर थे, रहे ही, उनके बेटे अभी चीफ मिनिस्टर है एम जी रामचंद्र। दोनों सही है, ये इसको जो है एक्सप्लेन भी करता है। एजरसन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बीएस येदियुरप्पा रिजाइंड इन जुलाई 2011, जुलाई अगस्त में कह लीजिए, ये बिल्कुल ट्रू है। द स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली आस्क हिम टू रिजाइन एंड नॉट द कर्नाटका लोकायुक्त, ये बिल्कुल फॉल्स है। बेसिकली कर्नाटका के जो लोकायुक्त थे वो उन्होंने रिजाइन करने कहा तो पार्टी ने कहा था, बेसिकली उनके अगेंस्ट में करप्शन के बहुत सीरियस चार्जेस लोकायुक्त ने लगाए थे, उसके बेसिस पे पार्टी ने उनको हटाया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये इसलिए आसान क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट बुक है प्रणब वर्धन का कि उसको आप भूल नहीं सकते हैं। तो ए का 1, तो इससे आप जो है, लेकिन ए के 1 से ज़्यादा कुछ आपको होता नहीं है। तो आगे और देखिए, तो आपको डिफ़िकल्ट, इसके चलते ये मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, ये डिफ़िकल्ट हो जाती है। फिर आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें जो पेनफुल ट्रांजिशन नाम की जो बुक है, बोर्जुआजी डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये अचिन विनायक ने लिखी है, तो डी का 4, उससे भी आपका नहीं बनेगा, आपको इन दोनों में भी जानना होगा। इसका सही आंसर ये भी क्वेश्चन आपको इंडिकेट करता है कि एनटीए किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि स्टडी फॉर सोशल साइंसेज, वो उसके हेडक्वार्टर को पूछ रहे हैं बचकाना, यहाँ पे वो थोड़े गंभीर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, प्रणब वर्धन है, के एन राज, अचिन विनायक, अतुल वार्सने, सुदीप्ता कविराज, ऐसे 6-7, अतुल कोहली, एम एन श्रीनिवास, पार्था चटर्जी, इन सब करीब 10 के आप ले लीजिए, और उनके, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उनके बुक्स को आप देखिए और उससे कुछ जान लीजिए उन्होंने कौन से मेथड को अपनाया था, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ऐसे लिखी, उनके क्या थॉट है, तो आपको कई क्वेश्चन उससे ये लोग पूछते हैं। Who described democracy in India as being a mere top dressing on a soil which is essentially undemocratic? मतलब कि यहाँ की जो बेसिक जो जमीन है, मिट्टी है, वो तो अप्रजातांत्रिक है, और उसके ऊपर जो है हम एक झूठ मूठ का एक टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ऐसे मतलब कि टफ सेंटेंस कहने वाले जो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर छोड़ के कोई नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, जो मैंने कहा था ना एक बार और आएगी, उससे लिया गया है। उस एस्से में, इस एस्से को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, उससे कहीं हो सकता है यूजीसी नेट में भी आपको क्वेश्चन आ जाए। उसमें भीखू पारेख डिफाइन करते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी का मायने हम उसको समझते हैं जो इंडियन राइटर हैं, चाहे वो इंडिया में रह के लिख रहे हैं चाहे इंडिया के बाहर, लेकिन जो नॉन इंडियन ऑथर हैं हम उसको शामिल नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो ये तो सही है। अब ये पढ़िएगा तो बिल्कुल गलत है। According to him, Indian political theory means works of political theory written by writers जो इंडिया में रहते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे बाहर का, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। Asymmetric federalism is not found in which of the following country? पहले समझिए asymmetric federalism होता क्या है। एक फेडरल गवर्नमेंट है लाइक इंडिया में, और बहुत सारे स्टेट या प्रोविंशियल। यदि ये सभी स्टेट गवर्नमेंट का फेडरल से नाता अलग अलग हो, किसी को ज्यादा सुविधा किसी को कम, तो ये एसिमेट्री है। यदि फेडरल को स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा हो तब भी एसिमेट्रिक है। ऐसा जो है इंडिया भी है, स्पेन भी है, रसिया भी है, जापान मुझे लगता है उसको छोड़ के बाकी सब है। तो मैं फिर भी क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, जो मैं रिसर्च कर पाया हूं, जापान एसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन इंडिया, स्पेन, रसिया एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। ये तो मैं बिल्कुल आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये मुझे लगता है कि दोनों सही है, लेकिन मैं कोई इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है और मैं खोज भी नहीं पाया इतना आसानी से। ये स्पाई पे है, कौटिल्या ने जो रिकमेंड किया, ये मैं 15 क्वेश्चन में से मानता हूं, जिसको मुस्कुरा के आप आगे बढ़ भी सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी सेंट्रिक वर्ल्ड वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये जॉन रसेनाउ का जो एक थेसिस है, मल्टी सेंट्रिक वर्ल्ड क्या होता है, ये स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड से डिफरेंट है। एक तो वर्ल्ड जो है वो नेशन स्टेट की वर्ल्ड है, लेकिन क्या उसी से पूरी दुनिया जो है गाइडेड होती है? नॉट नेसेसरली। जो नॉन स्टेट एक्टर है, आप देखिए हमास है, हजबुल्ला है, हुतीज हैं, सभी जो है नॉन स्टेट एक्टर है। इवन आईएसआईएस जो है नॉन स्टेट एक्टर हैं। इवन एलॉन मस्क जो है नॉन स्टेट एक्टर हैं और कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं। एमएनसीज, टीएनसीज, ओपिनियन लीडर एंड मेनी अदर। तो उस तरह की जो दुनिया और उससे जो इंटरनेशनल रिलेशन बनती है, उस पर रोशनर ने काफ़ी काम किया है। मेरे अनुसार से ये क्वेश्चन है, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकती है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इस पे आप और रिसर्च कर लीजिए। विच बुक ऑन स्वराज इज कंपोज्ड एज ए डायलॉग बिटवीन एडिटर एंड रीडर? ये
हुज बुक ऑन स्वराज, तो हिंद स्वराज जो गांधी जी ने लिखा था वो एक डायलॉग के फॉर्म में थी, उसमें वो एडिटर बनते हैं, पेपर के एडिटर, और एक रीडर होता है, रीडर क्वेश्चन पूछता है और गांधी जी उसको एक्सप्लेन करते हैं। 1909 में लिखी गई थी हिंद स्वराज। Which of the following is correct regarding three main organs of the League of Nations? इसका जो 3 मेन ऑर्गन था जो यूनाइटेड नेशन के पहले जो आई थी, काउंसिल, असेंबली, सेक्रेटरिएट, ए को हटा दीजिए तो बी सी डी। Which of the following is not a trait of new social movement identified by टिमोथी ल्यूक? आप कहेंगे भाई ये तो बहुत टफ है। नो, इसको भूल जाइए किसने कहा, ये कॉमन सेंस है। न्यू पॉलिटिकल अपोजिशन होगा, प्रोग्राम ऑफ पोस्ट मार्क्सिस्ट होगा, मतलब ये लेबर उठ के खड़े हो गए वो मार्क्सिस्ट है, पोस्ट मार्क्सिस्ट है, पोस्ट प्रोलेटेरियन भी होगा कि अब लेबर मजदूर नहीं आ रहे हैं इसमें, न्यू मिडिल क्लास आ रहे हैं। एनवायरमेंटल मूवमेंट है, फेमिनिस्ट मूवमेंट है, क्वियर मूवमेंट है, LGBTQ मूवमेंट है, एंड ऑल दिस टाइप का जो मूवमेंट होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, तो इसको कहते हैं न्यू सोशल मूवमेंट। इसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन आई डोंट थिंक ये होगा, इसलिए ये गलत है। हु ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरिस्ट? वैसे थियोमेटी लुक का ये बुक जान लीजिए, स्क्रीन्स ऑफ पावर, आइडियोलॉजी, डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस इन इंफॉर्मेशनल सोसाइटी। हु ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरिस्ट हैज आर्ग्यूड दैट हेगेमोनिक पावर helped establish international cooperation in such areas as finance, trade and oil? Hegemonic power is a US, और इस ऑथर का जो कि फ्रांसिस फुकुयामा है, उनका कहना है कि हेजमनी अच्छा है, क्योंकि एक जब हेजमनी होती है सुपर पावर, जैसे पहले ब्रिटिश एम्पायर और अभी यूएसए, तो उसे वर्ल्ड में पीस होती है, वो जो है एक तरह का पीस एंड कॉपरेशन लाता है अपने प्रयास से हेजमन, क्योंकि उसको सबसे अधिक फायदा भी होता है, तो वो एक युद्ध में नहीं झोंकता है वर्ल्ड को, एक स्ट्रक्चरल जो है वो एक जैसे इंटरनेट देता है, ओपन सी लेन देता है, शांति देता है, क्योंकि वो सब उसके इंटरेस्ट में है। ट्रेड, फाइनेंस, ऑयल सब बेफायदा दुनिया को होता है एक हेजमन के होने से। फ्रांसिस फुकुयामा। एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस दिया था फ्रांसिस फुकुयामा ने, मैं पिछले स्लाइड की बात कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन ऑटोनोमस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज? तो आप देखोगे कि चिपको मूवमेंट ऑटोनोमस था, इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं था। दलित पैंथर महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंट थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। लेकिन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो पार्टी से जुड़ी हुई, किससे? कांग्रेस से। इंटक, यस। According to which thinker the state is primarily a law-making body, a group of persons organized for the promotion and maintenance of happiness and acting through law? तो इस तरह का व्यू कि स्टेट कुछ नहीं हो, एक लॉ मेकिंग बॉडी है जिसका एम है हैप्पीनेस बढ़ाना, ये और कौन कह सकता है जेरेमी बेंथम को छोड़ के? क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म। ये भी उतना ही आसान है, आपको पता है। एनार्किज्म को आप प्रोदन से जोड़ सकते हैं, लिबरलिज्म को ऑफ कोर्स मिल से, पॉजिटिविज्म को अगस्त कॉम्ते जो फादर माने जाते हैं, आइडियलिज्म को इमैनुअल कांत से मिला लीजिएगा। यहां आके आप एकदम बम कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल दे दिया है। ये उन 15 क्वेश्चन में है, मिला लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट, आई विल नॉट गिव यू एनी क्लू, मुस्कुरा के आगे बढ़ सकते हैं। ये उन 15 क्वेश्चन में है जिसको कि छोड़ने का आपको अधिकार है। Who claimed that life is not determined by consciousness but consciousness by life? Of course Marx, और कौन कहेगा? यहाँ पे life को आप कह सकते हैं material condition of life. Which renowned political scientist in India contributed a section in the Economic Weekly under the title Form and Substance? यदि आपको कुछ पता नहीं है तो आप इस ईयर को देखिए। आप सुदीप्ता, कविराज, पार्था चटर्जी उस समय हो ही नहीं सकते इतने पुराने समय में। केवल 2 में आप कंफ्यूज करेंगे, और रजनी कोठारी छोड़ के कौन हो सकता है जो उस समय इतने पॉपुलर थे। अरेंज द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन असेंडिंग ऑर्डर में, पहले कौन बना? तो आसियान से पहले कौन बन सकता है? 1967। ये सब बाद के हैं, ये 1985 में बनता है। एससीओ एंड ब्रिक्स तो 21st सेंचुरी के हैं। तो डी से शुरू होता हुआ केवल एक है, इसका मतलब डैम ईजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अब यहाँ पे देखिए 3 जरूर करेक्ट है, तो एक ही गलत है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन। 280 फाइनेंस कमीशन, ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन, पहला ही लाइन है सॉरी, इसलिए ए को हटा दीजिए तो बी सी डी। हु क्लेम दैट ट्रू लव इज ए लव ऑफ ब्यूटी एंड अदर एंड ऑर्डर, टेम्परेट एंड हार्मोनियस? ये कहने वाले प्लेटो थे। ये लाइन का मतलब क्या होता है? ये उनके थ्योरी ऑफ फॉर्म को भी दर्शाता है। फॉर्म या आइडिया जो इटर्नल
कॉन्सेप्ट है किसी चीज के होने का, वो परफेक्ट है, ऑर्डर में है, उसमें टेम्परेट है, ना ऊपर ना नीचे, उसमें हार्मनी है, मतलब ट्रायंगल के होने का आइडिया में कोई भी इम्परफेक्शंस नहीं है। तो जो ट्रू लव जो है वो लव ऑफ आइडिया का होना चाहिए, जो कि ब्यूटीफुल है, ऑर्डर में। प्लेटो, द क्रेडिट फॉर द डेमोक्रेटिक पीस थीसिस किसने लिखा इंटरनेशनल रिलेशन में, तो कौन भूल सकता है, माइकल डॉयल। और यहाँ ये भी नहीं आपको भूलना चाहिए कि उनका जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है वो जो परपेचुअल पीस थीसिस है इमैनुअल कांत, उस पर आधारित है। और ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी एक लाइन में कहता क्या है कि डेमोक्रेसी यदि है तो आपस में वॉर होने के कम चांस है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, डेमोक्रेसी ने आपस में खूब वॉर किया है। How many phases of decision making have been discussed by Harold D. Laswell in his book The Future of Political Science? ये क्वेश्चन आपको कई बार जो है इवन यूजीसी नेट ने भी पूछा। इनके 7 फेजेज हैं। पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन की बात यहाँ हो रही है, इंटेलिजेंस, रिकमेंडेशन, प्रिस्क्रिप्शन, इन्वोकेशन, एप्लीकेशन, अप्रेजल, टर्मिनेशन, याद कर लीजिए 7. Who among us the following realist scholar argued that power and gains in power are viewed as relative rather than absolute term? ये जो हम कहते हैं कि नियो रियलिज्म जो है रिलेटिव गेन को मानता है इंटरनेशनल कॉपरेशन में, और नियो लिबरलिज्म एब्सोल्यूट गेन का, उसी क्वेश्चन को यहाँ पैराफ्रेज करके पूछा जा रहा है। ये कहने वाले केनेथ वॉल्ज हैं, नियो रियलिज्म के पिता। अरेंज द टेक्स्ट बिलो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। मैंने यहाँ सबका ईयर दे दिया है। उससे यदि आप देखेंगे तो आप देखिए डी जो है 1983 में आती है, अर्नेस्ट गेलन के नेशन नेशनलिज्म, और उसके बाद ही जो है बी आएगी विल कैमिल्का का मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। इसका मतलब डी पहले होगा बी। अब इसमें देखिए बी पहले है डी तो काट दीजिए, इसमें देखिए बी पहले है डी काट दीजिए, इसमें देखिए बी पहले डी काट दीजिए, एक ही से बन गया। तो आपको मैं ये क्या ट्रिक बता रहा हूं कि ऐसे क्रोनोलॉजी में आपको चारों नहीं जानना है, कोई 2 से भी आपका ट्रिक बन सकता है यदि आप लकी हैं, तो इसमें बन गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय फ्रांसिस फुकुयामा। ये आपको खासा डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन यदि ये बुक नहीं देता तो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी जो है ये सैमुअल हंटिंगटन का है, इसलिए। और ये बुक इतना फेमस है कि जैसे मुझे भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए, तो इसके चलते आपको एक ही आपका है नॉट, और ये मिल गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए आपको खासा डिस्टर्ब, मतलब बम्प कर सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि जनसंघ का जो अर्ली पॉलिसी था वो तो ऐसा इंप्रेशन दिया था कि स्मॉल इंडस्ट्री के वो सपोर्ट में है, जैसे विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, लेकिन एक उनके बहुत बड़े समर्थक आरएसएस और जनसंघ के इसके अगेंस्ट में थे कि गवर्नमेंट को विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री को अननेसेसरली सपोर्ट नहीं देना चाहिए। वो कौन थे, तो ये जो थे दीनदयाल उपाध्याय थे। ये आपको आश्चर्य लग सकता है, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनसंघ शुरू से ही एक उदारवादी एक पार्टी रही है जो कि कैपिटलिज्म को बुरा नहीं मानती है, और वो अननेसेसरली स्मॉल उद्योग को गवर्नमेंट पोषण दे, उसको अपने पैर पे खड़ा ना होने दे, कंपटीशन ना करने दे, इसके अगेंस्ट रही है। तो दीनदयाल उपाध्याय इसके अगेंस्ट रहे। आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य भी हो सकता है। स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन कॉन्स्टेंट द लिबर्टी ऑफ द मॉडर्न, आप इसको मॉडर्न को एंशिएंट पढ़ लीजिए तो आपको सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। द लिबर्टी ऑफ द एंशिएंट इज देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर, मतलब हम खुद अपने को गवर्न करने, एंशिएंट के लिए ये था लिबर्टी, जबकि द लिबर्टी ऑफ द मॉडर्न ये कहता है ऑन द अदर हैंड ले इन देयर अनरिस्ट्रेन्ड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस which required freedom from exercise of political power। हमें कोई पॉलिटिकल पावर हमारे ऊपर शासन ना करे, हमको छोड़ दे, मतलब नो मैन मेड एक्सटर्नल कंस्ट्रेन, हमें जीवन जीने दे। ये मॉडर्न है, ये इंडिविजुअलिस्ट है, और ये जो है पब्लिक था, रिपब्लिकन था, एंशिएंट। तो जस्ट दोनों रॉन्ग है, कह लीजिए। एजर्सन है स्टेट एंड द सिस्टम ऑफ स्टेट्स आर टेरिटरी बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स कौन बोलेगा नहीं, है तो टेरिटरी बेस्ड है स्टेट एंड नेशन स्टेट। स्टेट एंड द सिस्टम ऑफ स्टेट एग्जिस्ट प्राइमरली टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड डिफेंड बेसिक सोशल कंडीशंस एंड वैल्यूज, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ऑर्डर, जस्टिस, वेलफेयर। ये सब जनरल स्टेटमेंट है, तो दोनों सही है, लेकिन मैं कहूँगा बी होंगे, क्योंकि मतलब दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि दोनों का कोई ऐसा नाता नहीं है। Which of the following is correct about the main focuses of neo-Marxist debate in international relations? Like dependency है, capitalist world system है, core periphery है, unequal exchange है। तो चूंकि 2 से अधिक कोई इसमें है नहीं, तो A, B ले लीजिए, ये दोनों को हटा दीजिए। Arrange the following stream of thought according to historical sequence
तो आप इसको क्या कह सकते हैं, देखिए पहले इमानुअल कांत आएंगे सबसे पहले, ये तो 1784 में उन्होंने आर्टिकल भी लिख दिया था। तो उसके बाद ही जो है लिबरलिज्म के जॉन स्टुअर्ट मिल आएंगे जो 1850s में काम कर रहे थे, तो सी बी होगा। अब सी भी देखिए यहाँ पे बी सी है, काट दीजिए, बी सी है, काट दीजिए, बी सी है, काट दीजिए, एक ही में सी बी है। अगेन सेम ट्रिक वर्कड हियर। Edgerton, we should give equal weight to each person's preference on the first account of utilitarianism. यही तो है यूटिलिटेरियनिज्म। मैंने कई बार समझाया है कि एक रिक्शा वाले का जो प्रेफरेंस है उसको भी उतना ही वेट है जितना एक राजा के प्रेफरेंस का है। वैसे कई लोग कहते हैं कि इस तरह से इंटर पर्सनल प्रेफरेंस की कंपैरिजन रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल, यदि एक रिक्शा वाले को 10 रुपया रोड पे पड़ा मिलता है और एक अमीर आदमी को 10 रुपया पड़ा मिलता है, क्या दोनों की हैप्पीनेस सेम है, दोनों की प्रेफरेंस का वेट सेम है? नो। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म ऐसा मानती है। क्यों? क्योंकि उनका मोरल प्रिंसिपल यूटिलिटेरियनिज्म का जो इगैलिटेरियन यूटिलिटेरियनिज्म है कि वी शुड ट्रीट पीपल एज इक्वल विथ इक्वल कंसर्न एंड रिस्पेक्ट। तो ये दोनों सही है, ए इसका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू जूडिथ बटलर, intelligible genders are those which institute and maintain relation of coherence and continuity among sex, gender, sexual practice and desire. जूडिथ बटलर जो एक फेमस फेमिनिस्ट है, उनका एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है इंटेलिजिबल जेंडर का। इंटेलिजिबल जेंडर मतलब ये होता है जहां की जेंडर एक परफॉर्मेंस, एक नाटक होता है, ना कि कोई आइडेंटिटी होती है। जेंडर इस तरह से होता है कि आपको एक जेंडर रोल निभाना होता है। आपको बचपन से ही जो है आपको समझदार बना दिया जाता है कि औरत होने या लड़की होने का मायने क्या है। आपको गुड्डों से खेलना है, आपको घर में रहना है, आपको सहमना है, अपने भाइयों से कंपेयर नहीं करना, ब्ला ब्ला, जो भी स्टीरियोटाइपिंग हो सकता है, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन इंटेलिजिबल जेंडर जो है विच इंस्टीट्यूट एंड मेंटेन रिलेशन ऑफ कोहेरेंस, सही है। द कोहेरेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द पर्सन आर नॉट लॉजिकल और एनालिटिक फीचर ऑफ पर्सनहुड, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है, बट रादर सोशली इंस्टीट्यूटेड, सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन नॉर्म्स ऑफ इंटेलिजिबिलिटी। इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन्होंने बुक लिखा था जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड सबवर्सन ऑफ आइडेंटिटी, उसमें ये बातें उन्होंने इंटेलिजिबल जेंडर कॉन्सेप्ट दिया था। So intelligible gender highlight the socially constructed nature of gender, norms and role of cultural expectation in shaping how individuals express their gender identity. ये तो बहुत आसान है। केशवानंदा भारती केस आपको बताया 73 में, क्या इससे ही आपको मिल जाता है? तो ए का 3, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आप मिला लीजिए बाकी। Who had defined capitalism as dictatorship of private employer? ये आपको नेट पे मिलता नहीं है, मैं खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मार्क सही होगा, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। Which of the following statement are correct? Estimate committee, यहां देखिए 3 सही है, तो आप यहां देखिए, यहां ये estimate and public account committee are formed by deputy chairman राज्यसभा। नो, ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा फॉर्म होती है, इसीलिए ये गलत है। तो सी को निकाल दीजिए, तो ए बी टी, आसान। Which of the following are written by बंकिम चंद्र चटर्जी? अब इसमें जैसे मैं जानता हूं कि गौरे बाहरे जो है ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो आपको एक मिल गया, बी ऑड वन आउट, और बी को यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी डी, तो एक आपको ऑड वन आउट से आपका काम हो गया। फंडामेंटल राइट्स कंस्टिट्यूट द एंकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइड द डायमेंशंस ऑफ परमानेंस which has been pointed out by Nana Palkiwala. Difficult out of that 15 question. Given below 2 statement, Donald Trump was an example of rational legal legitimacy. जो वेबर के अनुसार, yes, क्योंकि वो एक पोजीशन एक्वायर करते थे जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट से आई थी, तो ये ट्रू है। नेल्सन मंडेला was an example of not traditional legitimacy, charismatic leadership, charismatic legitimacy थी, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया। ऑफ कोर्स इसमें मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन तो भेजा, आंसर की नहीं भेजा, इसलिए मुझे खासा रिसर्च करना पड़ा। लेकिन इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, मुझे भी बहुत नॉलेज मिला है इसको पढ़ के, और आपको भी मिला होगा। और ये एक दिशा भी दिखाता है, यदि आप इसको 5 बार देखेंगे तो आपको दिसंबर साइकिल के लिए कुछ क्लू मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ओके, और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन जो इसमें दिख रहे हैं, वैसे क्वेश्चन को यदि आप टैकल करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 साइकिल। यदि आप सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट हैं जो देना चाहते हैं और इस वीडियो को गलती से देख रहे हैं, तो आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है, आप भी रजिस्टर कर सकते हो। दोनों बैच चल रहे हैं। यदि कैसे रजिस्टर करना है,
तो आप नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल आईडी एंड नंबर आप इस ईमेल आईडी पे भेजें paulsciencehelp@gmail.com। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैं भरसक कोशिश करता हूं। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए